स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी एक बायो एनालिटिक टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से हम किसी भी बायोलॉजिकल पदार्थ का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हम किसी कोशिका में उपस्थित सेलुलर ऑर्गेनेल्स, कोशिका के कोशिकांश, उसके ऊतक, टिश्यू या कोई भी बायोमोलिक्यूल्स जैसे डीएनए, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स आदि का हम क्वालिटेटिव तथा क्वांटिटेटिव अध्ययन इस ऑटो रेडियोग्राफी तकनीकी के माध्यम से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ऑटो रेडियोग्राफी इज़ द बायो एनालिटिकल टेक्निक्स यूज्ड टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रेडियोएक्टिव लेवल सब्सटेंस विथ रेडियो आइसोटोप्स इन ए बायोलॉजिकल सैंपल। अर्थात किसी बायोलॉजिकल सैंपल में जब हम किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को मिला देते हैं या लेबल कर देते हैं तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस के आधार पर हम किसी बायोलॉजिकल सैंपल का क्वालिटेटिव तथा क्वांटिटेटिव अध्ययन हम इस ऑटो रेडियोग्राफी तकनीकी के माध्यम से कर सकते हैं। ये तकनीकी सर्वप्रथम 1867 में 1867 में नेसिप्स डी वेक्टर के द्वारा डेवलप की गई थी, अर्थात इसको खोजा गया था। इसके बाद में किसी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए इसे 1924 में उपयोग में लिया गया था। सर्वप्रथम पोलोनियम रेडियो आइसोटोप के रूप में इस तकनीकी में उपयोग किया गया था, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस पोलोनियम के माध्यम से 1924 में बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के अध्ययन करने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी तकनीकी का उपयोग किया गया था। ये तकनीकी मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस किसी पदार्थ के अध्ययन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, इसकी एबिलिटी क्या है, यानी कितनी मात्रा में ये फोटोग्राफिक प्लेट को एक्सपोज करता है, या यूँ कह सकते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट में पाए जाने वाले आयन्स को ये किस गति से आयनाइज करता है, और आयनाइज करने की गति के आधार पर ही हम इस ऑटो रेडियोग्राफी तकनीकी का अध्ययन करते हैं, या इसकी एबिलिटी के ऊपर ही ये बात निर्भर करती है कि किसी बायोलॉजिकल पदार्थ का हम कितनी तीव्रता के साथ अध्ययन कर सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें हम क्वालिटेटिव तथा क्वांटिटेटिव अध्ययन के लिए इस तकनीक को उपयोग में लेते हैं। हम जानते हैं कि सभी बायोलॉजिकल पदार्थ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इन पदार्थों के द्वारा बने होते हैं। जब हम इनके स्थान पर अगर मान लीजिए बायोलॉजिकल आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप्स को उपयोग में लें, जैसे हाइड्रोजन का ट्रिटियम ले लें, इसी प्रकार से कार्बन, फॉस्फोर, सल्फर, इनके आइसोटोप अगर हम यूज़ करें तो इन आइसोटोप के माध्यम से हम ऑटो रेडियोग्राफी की तकनीक का उपयोग करके हम इनका बायो एनालिटिकल अध्ययन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इनका जो चित्र हमें प्राप्त होता है, इसी के आधार पर हम इसकी क्वांटिटी या क्वालिटी का अध्ययन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर सिल्वर क्लोराइड्स या सिल्वर हैलाइड्स पाए जाते हैं। ये सिल्वर हैलाइड्स जैसे ही इनके ऊपर रेडिएशन फॉल होती है या रेडिएशन इनके ऊपर गिरती है, तो ये सिल्वर हैलाइड्स सिल्वर तथा क्लोराइड आयंस में टूट जाते हैं, और सिल्वर आयंस का रेडिएशन के कारण रिडक्शन होता है या इसका अपचयन हो जाता है, और अपचयन होने के बाद में ये सिल्वर एटम में चेंज हो जाती है, सिल्वर में बदल जाती है। तो सिल्वर एटम होता है, ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक डार्क स्पॉट उत्पन्न करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस फोटोग्राफिक प्लेट को हम ऑटो रेडियोग्राफी में इन सिल्वर हैलाइड्स या रेडियोएक्टिव पदार्थों के अध्ययन के लिए उपयोग में लेते हैं, इन के लिए सिल्वर जो फोटोग्राफी प्लेट होती है ये सिल्वर हैलाइड्स के मॉलिक्यूल्स के द्वारा बनी होती है, और ये सिल्वर हैलाइड्स के मॉलिक्यूल्स जेलेटिन के द्वारा घिरे रहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सिल्वर का कण जेलेटिन मॉलिक्यूल्स के द्वारा घिरा रहता है, और इससे हमें इसके अलग अलग ग्रेन्यूल्स फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर दिखाई देते हैं। जैसे ही आयनाइजिंग रेडिएशन इसके ऊपर गिरती है तो ये सिल्वर के कण होते हैं, ये रिडक्शन होता है या इनका अपचयन होता है, और इनकी वजह से डार्क कलर फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर डेवलप हो जाता है। तो फोटोग्राफी प्लेट या फोटोग्राफी फिल्म होती है जिसके ऊपर जो डार्क स्पॉट उत्पन्न होते हैं, वो इन सिल्वर हैलाइड्स के मॉलिक्यूल्स के अपचयन के कारण होता है। अर्थात
सिल्वर के आयन्स जब एटम में बदलते हैं तो ये डार्क स्पॉट उत्पन्न करते हैं और इसके आधार पर ही हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से किसी बायोलॉजिकल पदार्थ का या बायोलॉजिकल कंटेंट का अध्ययन करें। इसका अध्ययन करने के लिए हम चित्र में देख रहे हैं कि ग्लास की स्लाइड सर्वप्रथम हम उपयोग में लेते हैं और इस ग्लास की स्लाइड के ऊपर सैंपल को उपयोग करते हैं या उस सैंपल को लगा देते हैं जिसमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस मिला रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी बायोलॉजिकल पदार्थ होते हैं, इनके कंटेंट होते हैं, इन कंटेंट के आइसोटोप हम इसके साथ मिलाएंगे तो ये जो सैंपल है ये सैंपल भी अब रेडियोएक्टिव जो रेज होती हैं उनको इमिट करेगा और रेडियोएक्टिव रेज या विकिरण जो इनके द्वारा निकलती है ये रेज इसके ऊपर उपस्थित फोटोग्राफिक फिल्म है जिसमें सिल्वर क्लोराइड है उसको ये एक्सपोज करती है। एक्सपोज करने पर इसके ऊपर डार्क स्पॉट हमें दिखाई देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्लास प्लेट के ऊपर सैंपल लगा दिया जाता है और सैंपल लगाने के बाद में उसके ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट को लगा दिया जाता है और इस फोटोग्राफिक प्लेट में जो सिल्वर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो एटम में बदलते हैं और एटम में बदलने पर यहाँ पर डार्क कलर इनका उत्पन्न हो जाता है। इसके आधार पर हम इस सैंपल्स की क्वालिटेटिव तथा क्वांटिटेटिव अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ऑटो रेडियोग्राफी का और इस तकनीकी के माध्यम से हम किसी भी सैंपल में पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन कर सकते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर हम मुख्य रूप से ऐसे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को यूज़ करते हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, फॉस्फोर, सल्फर, ये सभी रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स बीटा वेव को इमिट करते हैं या बीटा किरणों को निकालते हैं। ये बीटा इमिटर कहलाते हैं। इसमें कम मात्रा के अंदर बीटा वेव निकलती हैं और ये सबसे उपयोगी होते हैं। इसीलिए इन्हें हम बायोलॉजिकल पदार्थों के एनालिटिकल अध्ययन करने के लिए उपयोग में लेते हैं। अन्य उपयोग हम देखते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए की स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए भी हम ऑटो रेडियोग्राफी तकनीकी का उपयोग लेते हैं। इसी प्रकार से किसी सेल्स के अंदर मेटाबोलिटिक पाथ होता है या उपापचयक जो पाथ होता है उसका अध्ययन करने के लिए भी हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का या ऑटो रेडियोग्राफी तकनीकी का उपयोग करते हैं, क्योंकि सभी पदार्थों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन ये कंटेंट पाए जाते हैं। इन्हीं कंटेंट्स को अगर हम सेल्स में मिला देते हैं और तो ये कंटेंट जब मूव करते हैं, क्योंकि रेडियो आइसोटोप इन पदार्थों के साथ मूव करेंगे तो उनको हम विजुअलाइज कर करके उस पाथ का अध्ययन कर सकते हैं या मेटाबोलिटिक पाथ का कोशिका के अंदर अध्ययन कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक महत्वपूर्ण उपयोग है। इस तकनीकी के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अध्ययन किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम जानते हैं कि डीएनए के अंदर प्रत्येक जंतु के अंदर वेरिएबल नंबर ऑफ ट्रेंड्स रिपीट्स पाए जाते हैं या डीएनए के छोटे छोटे भाग जिनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम होती है, जिन्हें हम VNTRS कहते हैं, इनका अध्ययन करने के लिए भी हम इस तकनीकी का उपयोग करते हैं। इस तकनीकी को और अन्य इस तकनीकों को मुख्य रूप से हम कह सकते हैं जैसे किसी क्राइम सीन को देखने के लिए या कोई क्राइम हो जाता है उसके डीएनए को मैचिंग करने के लिए भी हम अध्ययन कर सकते हैं, जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से ही जानते हैं। क्राइम में मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा क्राइम कर दिया जाता है और उसके कोई सेल हमें मिल जाती है तो उस सेल्स के डीएनए को प्राप्त करके उसको रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर लिया जाता है और अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को हमें जो डिफरेंट साइज़ के डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से प्राप्त हो जाते हैं। इनको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की तकनीकी के माध्यम से अलग अलग कर लेते हैं। अर्थात डिफरेंट साइज़ के होने के कारण या इनका डिफरेंट मोलिकुलर वेट होने के कारण ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर हमें अलग अलग बैंड के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोर, सल्फर ये पाए जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी पाया जाता है। इसकी वजह से ये अलग अलग दूरी के ऊपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर मूव करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस की मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं या टेक्निक्स को पढ़ते हैं तो इसके अंदर एनोड तथा कैथोड पाए जाते हैं और इसमें जैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित होता है तो नेगेटिव चार्ज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करेंगे या डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं। मूव करने के कारण
छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तेज़ गति से मूव करते हैं और बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीमी गति से मूव करते हैं। इसलिए छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें सबसे आगे नज़र आएंगे और बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें छोटे मॉलिक्यूल्स के पीछे नज़र आएंगे। तो जो नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर हम जब इलेक्ट्रोफोरेसिस का अध्ययन करते हैं तो हमें इसमें अलग अलग बैंड दिखाई देते हैं। अब ये जो अलग अलग बैंड होते हैं, इन बैंड में हमें उस व्यक्ति के डीएनए के स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए हम रेडियो आइसोटोप का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इनका अध्ययन करने के लिए डीएनए के प्रोब को यूज़ किया जाता है। प्रोब बेसिकली हम उस व्यक्ति के डीएनए को लेते हैं या उसको एक प्रकार से सिंथेसाइज करते हैं पीसीआरएम टेक्निक के द्वारा, और इसमें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ को लेबल कर देते हैं या ये कह सकते हैं कि फॉस्फोरस उसके साथ जोड़ देते हैं। तो जो डीएनए हमें प्राप्त होता है फॉस्फोरस के साथ मिला हुआ उसे हम डीएनए प्रोब कहेंगे। अब हम इस डीएनए को जो सेल्स का डीएनए हमें प्राप्त हुआ उस डीएनए के साथ मैचिंग करने का कार्य करेंगे, अर्थात इसको हम हाइब्रिडाइज करेंगे, इसका संक्रमण कराएंगे और संक्रमण करने के कारण या हाइब्रिडाइज होने के कारण हमें डीएनए प्राप्त होता है और इस डीएनए को हम एक्सरे फिल्म के ऊपर अध्ययन करके डीएनए का मैचिंग कर सकते हैं और क्राइम सीन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं या उस व्यक्ति की डीएनए की सिमिलरिटी के आधार पर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑटो रेडियोग्राफी जो तकनीकी है इसमें हम क्वालिटेटिव तथा क्वांटिटेटिव अध्ययन कर सकते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल जो पदार्थ होते हैं उनका क्वालिटेटिव तथा क्वांटिटेटिव अध्ययन करने के लिए इस तकनीकी का उपयोग करते हैं और साथ साथ में डीएनए के अध्ययन करने के लिए भी इस तकनीकी का उपयोग लिया जाता है। ये तकनीकी बायोटेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण तकनीकी के रूप में जानी जाती है और इसके अंदर बेसिकली हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस चूँकि रेडिएशंस को इमिट करते हैं, इस रेडिएशन के इमिशंस के कारण हैलाइड्स होते हैं वो आयनाइज होते हैं और इनके रिडक्शन होने के बाद में ये हमें फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर दिखाई देते हैं और उसी डिटेक्टर की सहायता से हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।